कल वाली उससे स्टार्ट कर रहे हैं। मेरिट्स में दोबारा से शुरू कर रहा हूँ सारे। अभी तक हमने इसके प्रॉपरली फीचर्स पढ़ चुके हैं। हम टोटल 7 फीचर्स थे। अब हम बेटा मेरिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मेरिट्स से पढ़ रहे हैं। जब देखो हम कभी भी बात करें अगर कंपनी की, तो कंपनी के बेटा बहुत सारे मेरिट हैं। पहले तो देखो कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं डीमेरिट्स हैं कि भाई वहां पर आपको इतना इतना आपको कैपिटल नहीं मिल पाता है ना, इतना ज्यादा पैसे आपको नहीं मिल पाते कि मतलब आप बहुत सारा मतलब जैसे आप कैपिटल इनिशिएटर जो इनिशियल कैपिटल है, शुरू का जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट नहीं कर पाते क्योंकि इतने सारे उसमें लोग एसोसिएटेड नहीं है। बट अगर हम बात करें वहीं पर कंपनी की, तो कंपनी में बेटा कल के दिन कंपनी मार्केट से भी पब्लिक से भी पैसा इजिली उठा सकती है। So the company form of organization offers a multitude of advantages. बेटा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के फायदे हैं जो हम कहते पढ़ेंगे। जब सबसे पहला लिमिटेड लाइबिलिटी। बेटा जिस पर्सन ने जितने तक पैसा कंट्रीब्यूट किया है उसकी लाइबिलिटी भी उतने तक ही कनेक्टेड रहेगी, उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होगी। और जो उसने जो अनपेड शेयर्स हैं, मैंने पहले भी समझाया था, जो इस केस में हमने पढ़ा है यहाँ पर अक्षय के केस में, कि जहां तक अनपेड होगा वो वहीं तक उसके ऊपर लाइबिलिटी होगी, इससे ज्यादा उसकी कोई पर्सनल चीजें उसमें कनेक्ट नहीं की जाएंगी, जिसका एक मेरिट बन जाता है कि भाई लाइबिलिटी लिमिटेड है। कल के दिन आपको एक्स्ट्रा इसमें आपके कोई पर्सनल एसेट्स इसमें अटैच नहीं होंगे, जो कि पूरी तरह से इन्वेस्टर के लिए बेटा एक फायदा बन जाता है, इन्वेस्टर के लिए एक बेनिफिट बन जाता है कि भाई इन्वेस्टर्स को पूरा अपना पर्सनल एसेट्स इसमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। So the shareholders are liable to the extent of the amount unpaid on the shares held by them. कि जो बेटा अनपेड है शेयर सिर्फ उतने तक देना है, उसके बजाय फालतू कुछ नहीं देना। Also only the assets of the company can be used to settle the debts, leaving the owner's personal property free from any charge. This reduces the degree of risk borne by an investor. अब कहते हैं क्या होता है कि उसके कोई भी अगर उसने कल के दिन कोई डेट पे करना भी है, कंपनी के ऊपर कोई डेट आ भी गया, कर्जा अगर बन भी गया, तो उसमें उसे अपने पर्सनल एसेट्स अटैच करने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जो अटैच करने हैं वो क्या है, वो अपने अटैच करने हैं पर्सनल, जो जितने तक वो लायबल है शेयर्स का, सिर्फ उतने तक जितना उसने अनपेड है, जो शेयर वो पे नहीं किए हैं उतने तक, उससे एक्स्ट्रा उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जो कि इसी तरीके से ये जो कंपनी के मेरिट बन जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। दूसरा मेरिट बनता है बेटा दूसरा आ जाता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा बेटा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बनता है, देखो कैसे। अब कहते हैं कल के दिन अगर देखो बेटा मैंने अगर बात की कि अर्जुन के पास कोई शेयर्स हैं और अर्जुन चाहता है कि मैं ये शेयर्स अब नहीं रखना चाहता, तो अर्जुन इजीली उन शेयर्स को कल के दिन आयुष को ट्रांसफर कर सकता है, दीक्षा को ट्रांसफर कर सकता है, मेहुल को ट्रांसफर कर सकता है, वंशिका, किसी को भी इजीली ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर बेटा? तो यहाँ से एक और बेनिफिट मिल जाता है कि आप कल के दिन कभी भी कोई आपको कोई चीज ट्रांसफर करनी है, कोई जैसे आपके पास जो ओनरशिप है, शेयर्स हैं या बॉन्ड्स कुछ भी है, आप इजीली बेटा ट्रांसफर कर सकते हो, इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। क्लियर? अगर आपको कल के दिन लग रहा है कि आपकी लिक्विडिटी टाइट हो गई है, कि आपके पास पैसा फंड उतने अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हो कि आपके पास फंड आए, तो भी आप कल के दिन उन शेयर्स को, कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको बेटा सेल आउट करके आप कैश भी रिसीव कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। यस। सो द ईज ऑफ ट्रांसफर, कल के दिन कहते हैं इसमें जो ट्रांसफर है, शेयर्स को ट्रांसफर करना या कुछ भी, वो बहुत इजी है। आप इजीली कभी भी कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी शेयर। सो द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एड्स टू द एडवांटेज, ये बेटा एक फायदा बन रहा है, ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी एज अ शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी can be sold in the market and such can be easily converted into cash in case the need arises. कभी आपको कोई जरूरत पड़ती है कि आप सोचते हो कि यार मुझे पैसों की जरूरत है, तो आप कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कभी आपको लगता है कि यार मुझे इन शेयर्स को ट्रांसफर करना है, आप कभी भी उन शेयर्स को आगे किसी को भी ट्रांसफर इजीली कर सकते हो, उसमें किसी तरह के कोई रुकावट बनने के चांसेस नहीं है। आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप
एक ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तभी कंपनी का क्या बन जाता है बेटा, मेरिट बन जाता है। यहाँ तक क्लियर? सो दिस अवॉइड्स, इससे क्या होगा बेटा, इट अवॉइड्स this avoids blockage of investment and present the company as a favorable avenue for investment purpose, ताकि कल के दिन यहाँ पर आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोचते हैं कि यार अब हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसको कोई ऐसा, हमारा ऐसा पैसा फंस तो रहा नहीं है, हम कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी एक मेरिट बनकर आगे आता है। क्लियर? इससे भी कहते क्या होता है, एक मेरिट बन जाता है और हमें इससे फायदा मिलता है। यहाँ तक क्लियर? Yes, Yes. sir. यहाँ तक क्लियर बेटा? सो तभी कहते हैं वो क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर बन रहा है वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जो कि क्या है, पूरी तरह से मेरिट है। क्या है बेटा, पूरी तरह से मेरिट। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. दो मेरिट बेटा हमने साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ फ्लो चार्ट बनाते जाओ, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरा कहना मानते जाओ, आपके इजीली अच्छे मार्क्स आएंगे। मार्क्स तो चलो बात की बात है, लेकिन हमें पहले अपनी जो कॉन्सेप्ट्स गेन करने हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हम इजीली गेन कर पाएंगे। तो पहला मेरिट पढ़ा बेटा कि कंपनी में हमेशा लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो उनके लिए बेनिफिट बन जाता है, जो कि इजीली कल के दिन कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कल के दिन आपको कोई भी शेयर ट्रांसफर करना है, आपको कल के दिन कोई भी शेयर्स को बेचना है, आप इजीली बेच सकते हो, कोई किसी तरह के प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। तो बेटा अभी तक हमने कितने पढ़े मेरिट? दो। कौन कौन से बोलो साथ साथ? लिमिटेड Limited liability. Liabilities. लायबिलिटी। दूसरा बेटा ट्रांसफर ऑफ Interest. Interest. इंटरेस्ट। याद रहेगा? Yes. Yes, Yes. sir. तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मेरिट्स। अब आ गया हमारा थर्ड मेरिट। थर्ड मेरिट आया बेटा परपीचुअल सक्सेशन। क्या आया? परपीचुअल सक्सेशन कहो या परपीचुअल एग्जिस्टेंस, इट इज वन इन द सेम थिंग। देखो हमने इसको फायदा कैसे बोला कि कल के दिन कंपनी अगर कल के दिन कंपनी में कोई ओनर है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो भी है, वो कल के दिन उनको कुछ हो जाता है, या वो बीमार हो जाते हैं, या वो रिटायर हो जाते हैं, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो बेटा इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी लगातार चलती रहेगी। सो एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ। किसी के मरने से नहीं फर्क पड़ेगा, रिटायरमेंट से, रेजिग्नेशन से, इंसॉल्वेंसी से कि दिवालिया निकल गया, या इनसेनिटी से, कोई मेंटली डिसऑर्डर हो गया, ऑफ इट्स मेंबर एज इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। क्योंकि बेटा इनकी जो पहचान है, इनकी जो आइडेंटिटी है वो अलग है, एंटिटी एक अलग ही इनकी रिकॉग्निशन है, इनका मेंबर के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Then so a company will continue to exist even of all the members die। चाहे सारे members भी मर जाएं, members, board of directors या members भी चले जाएं, फिर भी कंपनी लगातार चलती जाएगी। It can be liquidated only as per the provision of the company act। कल के दिन अगर हमें इसको खत्म करना है तो हम सिर्फ इसको तभी खत्म कर पाएंगे जब हमें कंपनीज के जो कंपनी एक्ट है उसके तहत ही हम इसको कंप्लीट खत्म कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। फोर्थ आया बेटा स्कोप फॉर एक्सपेंशन। हमने कल भी इसको डिस्कस किया था कि कभी भी अगर कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? वो कभी भी जाकर क्या करेगी, मार्केट्स में, मतलब पब्लिक से, मार्केट में पब्लिक से कभी भी शेयर्स इश्यू करके पैसा ले सकती है और कभी भी अपनी फर्म्स को एक्सपैंड कर सकती है। तो ये कंपनी में एक सबसे बड़ा फायदा है कि अगर कल के दिन आपको एक्सपैंड करना है तो आपको अपनी कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, आप मार्केट से जाकर पैसा उठा सकते हैं और उन्हें शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, शेयर्स दे सकते हैं और फिर इजीली आप उस पैसे से कंपनी को एक्सपैंड कर सकते हो। So as compared to the sole proprietorship and partnership forms of organization, a company has large financial resources। बेटा अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप को तो कंपनी में रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। फर्दर कहते हैं कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। आप कभी भी कैपिटल अट्रैक्ट कर सकते हो, मींस पैसा ले सकते हो लोगों से, एज वेल एज थ्रू लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आप कभी भी पैसा उठा सकते हो। Thus, there is a greater scope for expansion। यहाँ बेटा एक्सपेंशन की स्कोप बढ़ जाती है। So the investors, अब इन्वेस्टर्स बेटा ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड हो जाते हैं कि मतलब वो कन्विंस हो जाते हैं कि वो शेयर्स खरीदें, क्योंकि उसमें एक तो लिमिटेड लायबिलिटी है,
आप कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफरेबल ओनरशिप है, एंड पॉसिबिलिटी है कि हाई रिटर्न मिलेगा, फ्यूचर में जो रिटर्न है वो ज्यादा आएंगे। यहाँ तक क्लियर? तो अभी तक बेटा हमने 4 पॉइंट पढ़े। हम पढ़ रहे हैं कंपनी के मेरिट। सबसे पहला मेरिट आया लिमिटेड लाइबिलिटी, दूसरा आया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड आया परपीचुअल एग्जिस्टेंस, फोर्थ आया स्कोप फॉर एक्सपेंशन। बोलो बेटा साथ साथ। फर्स्ट Limited liabilities. वेरी गुड, सेकंड Transfer of interest. Interest. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड Perpetual existence. वेरी गुड परपीचुअल एग्जिस्टेंस, फोर्थ आया स्कोप फॉर Expansion. Expansion. अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखो बेटा, अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, तो कंपनी के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। तो कंपनी पैसा होता है तो कंपनी प्रोफेशनल्स भी हायर करती है, कंपनी उन प्रोफेशनल्स को अच्छी सैलरी भी देती है, जिसकी वजह से उनका मैनेजमेंट प्रॉपर प्रोफेशनल होता है। वहां हर चीज करने के लिए एक प्रोफेशनल हायर किया जाता है कि अगर आपको कुछ भी, अगर आपको प्रॉपर लीव भी बनानी है तो भी एचआर के पर्सन हायर करते हैं, अगर आपको प्रॉपर सैलरी बनानी है तो भी एचआर के पर्सन रिक्रूट किए जाते हैं, अलग से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से होती है। अब सोल प्रोप्राइटर में क्या है, एक सिंगल ओनर है, वो अपने हिसाब से उसे जैसा लगता है वो करता रहता है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कंपनी में क्या होता है, प्रॉपर प्रोफेशनल मैनेजमेंट बनाई जाती है, हर चीज के लिए प्रॉपर एक पर्सन हायर किया जाता है, ताकि कल के दिन आपको कुछ भी करना है तो हर चीज प्रोफेशनल करेगा। सो अ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स, क्योंकि पैसा ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, तो आप कल के दिन इजिली अच्छे प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हो, जिससे कल के दिन कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। यहाँ तक क्लियर? सो इट कैन देयरफॉर एम्प्लॉय पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो इसमें क्या होता है बेटे, इसीलिए वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं एक्सपर्ट्स को, जो अपने एरिया के स्पेशलिस्ट हैं, जो अपने एरिया के, जिनको पूरी तरह से स्पेशलाइजेशन है, पूरी तरह से उनको चीजें अच्छे से करनी आती है। तो जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, स्केल का मतलब होता है कि किस लेवल पर, बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर, इन अ कंपनी लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बेटा धीरे धीरे डिवाइड कर दिया जाता है, मींस डिवीजन ऑफ वर्क की जाती है, कि काम को डिवाइड किया जाता है। जैसे बड़ा काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके लिए स्पेशलिस्ट हायर किए जाते हैं। सो ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट बेटा एक पर्टिकुलर एक एक्टिविटी को करता है, सारे कामों को नहीं करते, एक एक एक्टिविटी को करते हैं, एंड इज हेडेड बाय एन एक्सपर्ट, और उसका हेड कौन होते हैं बेटा, एक्सपर्ट। सो दिस लीड्स टू बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। इससे बेटा डिसीजन मेकिंग बहुत बैलेंस्ड रहती है, कोई किसी से झगड़े नहीं होते, सबको अपना अपना काम करना है। एज वेल एज ग्रेटर एफिशिएंसी रहती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा, कम से कम चीजें वेस्ट होती हैं, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आता है इन कंपनीज ऑपरेशन। कंपनी के ऑपरेशंस में एफिशिएंसी बनी रहती है, वेस्टेज कम से कम होती है, फायदा ज्यादा से ज्यादा होता है। यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. श्योर? Yes. तो अभी बेटा हमने मेरिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला मेरिट क्या था बेटा, बोलो, लिमिटेड With liabilities. सेकंड क्या था बेटा, Transfer. Transfer of interest. इंटरेस्ट। थर्ड क्या है, परपीचुअल Perpetual existence. एग्जिस्टेंस। फोर्थ क्या है, स्कोप फॉर Expansion. Expansion. एक्सपेंशन। और लास्ट क्या है बेटा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। Management. क्या है, प्रोफेशनल Management. मैनेजमेंट। उसके बाद आई, कहते हैं ऑब्वियसली बेटा ये लिमिटेशन फ्री तो नहीं होगा, है ना, इसमें भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नुकसान तो होंगे ही, है ना। तो इसके भी कुछ नुकसान हैं, लिमिटेशंस हैं, डीमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं द मेजर लिमिटेशन ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। अब कहते हैं इसके जो सबसे बड़ी लिमिटेशंस हैं वो ये हैं। सबसे पहला बेटा, इसको इतना इजी नहीं है फॉर्म करना। इसको फॉर्म करने के लिए हमने पढ़ा था ना, देयर आर सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड, कि हमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के थ्रू काम करना पड़ेगा, ये करो, वो करो, ऐसा करो। तो बहुत तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज है। सो द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम। बेटा कभी भी अगर आपको कंपनी बनानी है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, एंड एक्सटेंसिव नॉलेज लगती है ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स, कि वहां पर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज रिक्वायर्ड है आपको, बहुत ज्यादा चीजें आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए कि इस चीज को कैसे करना है, कौन करेगा, क्लियर। और बहुत प्रोसीजर्स हैं, पहले ये फॉर्म फिल करो, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, बहुत तरह के फॉर्म्स होते हैं।
वो आपको आगे आएगा, पता चलेगा। सो एज कंपेयर्ड टू सोल प्रोप्राइटर, अगर हम बेटा सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप को कंपेयर करें कंपनी से, तो कंपनी की जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, क्योंकि वो इतना इजीली फॉर्म नहीं होती। क्लियर? तो यही उन्होंने बोला है दैट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो कंपनी को फॉर्म करने के जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या बना बेटा लिमिटेशंस में, बोलो। complexity, तो क्या है पहला पॉइंट? कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर? यहां से कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन याद रहेगा कि जब भी कभी कंपनी बनानी है, कंपनी को फॉर्म करना है, तो बेटा फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या है? बहुत ज्यादा complexity. याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट कहते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। बेटा सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, पर्सन आगे किसी को बताता ही नहीं है, आगे किसी को बताता ही नहीं है। कि मतलब जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, अगर मेरी शॉप है, मैं आगे किसी को बताऊंगा ही नहीं कि कौन सी चीज क्या है, कब है, क्या कर रहा है ना। बट कंपनी में सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। आप आगे ना बैलेंस शीट्स बनाओगे, बैलेंस शीट्स इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि आगे इन्वेस्टर्स को आप डिस्क्लोज करो चीजें कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट अर्न किया, इतना कंपनी को, इतने कंपनी के पास एसेट्स हैं, इतनी कंपनी के पास लाइबिलिटीज हैं, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है, मींस बताना पड़ता है इन्वेस्टर्स को। तभी तो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर्स कहते हैं कि अच्छा यार इस कंपनी में इतना फायदा हो रहा है तो चलो इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पर ही वहां पर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहां तक क्लियर? Yes, sir. तो Yes, बेटा sir. इसी पे पॉइंट बना लैक ऑफ सीक्रेसी, मतलब यहाँ पर इतनी सीक्रेसी नहीं होती। सो द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स ईच पब्लिक कंपनी, तो कहते हैं यहाँ पर क्या है, कंपनी को क्या चाहिए होता है बेटा, यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें ये कहा गया है कि हर कंपनी, ईच पब्लिक कंपनी, जितनी भी पब्लिक कंपनी होंगी, to provide from time to time a lot of information to the office of the registrar of companies। उनको रजिस्ट्रार को अपने बारे में, कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द जर्नल पब्लिक ऑल्सो। और बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन जर्नल पब्लिक हम सबके पास भी है, आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट खोल सकते हो। So it is therefore difficult to maintain complete secrecy about the operations of the company। तो यहाँ पर कंपनी के जो सीक्रेट्स हैं उनको सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी कंपनी के बारे में। क्लियर? कि कंपनी के कितने एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, सब बताना पड़ेगा। पहला क्या है बेटा पॉइंट हम पढ़ क्या रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी बेटा, बोलो। कॉम्प्लेक्सिटी, Information. कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। दूसरा लैक Lack ऑफ of secrecy. सीक्रेसी, मतलब कोई भी चीज सीक्रेट नहीं रहती। थर्ड इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब ये हो जाता है कि कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं बेटा जहां पर आप पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, जो आपको टॉप कहेगा वही आपको करना पड़ेगा, आप अपनी पर्सनल चीजें वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से लिमिटेशन है। मुझे लग रहा है कि मैं इस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन बेटा तरीका ऊपर से बताया गया है कि आपको इसी तरीके से करना है, आप उस तरीके को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? So separation of ownership and management leads to situation in which there is lack of effort as well as personal involvement on the part of the officer of a company। कहते हैं कई बार क्या होता है, सेपरेशन हो जाती है ओनरशिप, क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट तो बेटा सेपरेट है ना। ओनर्स हमने बोला ना कि कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वहां पर थोड़ा लैग कर जाता है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती। द लार्ज साइज ऑफ the large size of a company further make it difficult for the owners and top management to maintain personal contact with the employees, customer and creditor। एक और इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट ये भी है कि बेटा जो टॉप मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉइज को नहीं मिल पाते, वो कस्टमर्स को नहीं मिल पाते, वो क्रेडिटर्स को नहीं मिल पाते, क्योंकि इतने सारे लेवल हैं। अगर ऐसे मिलने लगे तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका सारा टाइम तो वहीं पर यूटिलाइज हो जाएगा, तो इसलिए उनका वहां पर इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट रहता है, पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट नहीं रहता।
जैसे अगर मैंने अगर आज मार्केट में जाकर कोका कोला खरीदी तो क्या मैं सीधा कंपनी के मालिक से खरीदूंगा? वो नहीं, वो तो शॉप्स पे मिल रही है ना, वहां पे सीधा ओनर्स या टॉप मैनेजमेंट से थोड़ा ना कनेक्ट है, मेरा कोई कनेक्शन है। तो बट अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सीधा शॉप के जो ओनर है उनसे हमारा कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पर ये इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट भी बनता है। क्लियर? और दूसरा मैंने वो भी बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पर्सनल चीजें वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी इन Complexity, information. Second, information, lack of secrecy. secrecy, Third, impersonal work environment. environment. यहाँ तक क्लियर? Yes, Yes, sir. फोर्थ आ गया न्यूमरस रेगुलेशंस। बेटा इसमें बहुत तरह की रेगुलेशंस होती हैं, आपको ऐसे नहीं करना, इतना चीज नहीं करनी, इससे ज्यादा नहीं करना, इससे कम नहीं करना, प्रॉपर रेगुलेशंस होती हैं। सो द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी, जो फंक्शनिंग है कंपनी की, जो कंपनी की बेटा फंक्शनिंग है ना, ऑफ अ कंपनी सब्जेक्ट टू मैनी लीगल प्रोविजंस। बहुत तरह के आपको लीगल प्रोविजंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं जो कि कंपल्शंस हैं, कंपल्सरी हैं। A company is burdened with numerous restrictions. उसमें बहुत तरह के restrictions है। In respects of aspect including audit, आपको timely audit भी कराना पड़ता है, voting करानी पड़ती है, reports फाइल करनी पड़ती हैं और documents prepare करने पड़ते हैं, जैसे बेटा ये बैलेंस शीट्स बनानी पड़ती हैं, ये सब। And is required to obtain various certificates. उन्हें बेटा बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी लेने पड़ते हैं डिफरेंट एजेंसीज से, जैसे रजिस्ट्रार से, सेबी से, इन सब से। इससे क्या होता है? दिस रिड्यूसेस the freedom of operation of a company and takes away a lot of time, effort and money. इससे बेटा कंपनी की कहीं ना कहीं जो फ्रीडम है, कंपनी की जो इंडिपेंडेंसी है कि कंपनी पूरी इंडिपेंडेंट रह के काम करे, वो कंपनी की खत्म हो जाती है। क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा आपको डिसीजन भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से कंपनी के ऊपर बेटा बर्डन आता है, जिसकी वजह से कंपनी फ्रीली काम नहीं कर पाती। तो तभी ये इसकी डीमेरिट बन गया। क्या क्या लिमिटेशंस पढ़ी हैं बेटा हमने? फर्स्ट, Complexity complexity of of information, information. Second, lack of secrecy. secrecy, secrecy. अर्जुन और आयुष को लेटर लिखना पड़ेगा मुझे। थर्ड, impersonal work environment, और फोर्थ, न्यूमरस regulation. अब फिफ्थ आ गया बेटा डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो कभी भी अगर एक सोल प्रोप्राइटर है बेटा, वो क्या डिसीजन लेगा? फास्ट ले लेगा एकदम, क्योंकि वो अकेला है ना। पार्टनरशिप में भी दो हैं, लेकिन कंपनी में क्या है? बहुत सारे मेंबर्स हैं, है ना। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और बेटा बहुत सारे जो डिसीजंस हैं वो भी ग्रुप में लेने, आप पूरा डेमोक्रेटिकली लेने, मीन सबसे सबसे राय लेकर लेने, आप अपने अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, है ना। इसलिए Yes, sir. कहते हैं यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है उसमें बेटा बहुत ज्यादा डिले आ जाता है। कहते हैं कंपनीज आर डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड थ्रू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पूरी डेमोक्रेटिकली मतलब प्रॉपर लोकतंत्र चलता है, लोगों का जो लोग कहते हैं वैसा चलता है, विच इज फॉलोड बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे वही टॉप, वो डिसाइड जो करेंगे वो टॉप मैनेजमेंट करेगा, फिर मिडल भी वही करेगा, लोअर भी वही करेगा। कम्युनिकेशन एज वेल एज अप्रूवल। कल के दिन आपने अगर बात भी करनी है तो भी, और अगर आपको कोई अप्रूवल लेना है कि आपने कोई नई चीज स्टार्ट करनी है अपने डिपार्टमेंट में, सो वेरियस प्रपोजल्स मे कॉज डिले नॉट ओनली इन टेकिंग डिसीजंस बट आल्सो इन एक्टिंग अपॉन देम। बेटा डिलेज आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे डिपार्टमेंट में कुछ ग्रोथ हो, तो मैं ऊपर फाइल दूंगा, उससे ऊपर जाएगी, उससे ऊपर जाएगी, उससे फाइल जाते 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 बहुत सारे साइंस होंगे, बहुत सारे आगे फाइल चलती जाएगी, तो उसमें डिसीजंस बहुत ज्यादा डिले होंगे। क्यों अर्जुन? आयुष, आयुष, आयुष जी मैं तुमसे सर। कुछ पूछ, सुन रहे हो ना क्लास में? यस हाँ जी। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा पॉइंट आया ओलिगार्फिक मैनेजमेंट। कहते हैं ओलिगार्फिक मैनेजमेंट का मतलब होता है, कई बार ये हो जाता है बेटा कि एक तरह से मतलब कई बार ऐसे एक तरह से हो जाता है ना कि ओवरऑल सबको मिक्स करके बहुत सारा हमें एक तरह से मिक्स डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे मैं क्लास में अगर पूछूं बेटा कल क्लास इस टाइम ले, कोई कहेगा नहीं सर इस टाइम मत लो, नहीं सर उस टाइम मत लो, ये क्या होगा? ओलिगार्फिक मैनेजमेंट हो जाएगा। इन थ्योरी अ कंपनी इज अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। थ्योरी में है कि भाई डेमोक्रेटिक है, सबसे पूछ के लिया जाता है, wherein the board of directors are representative of the shareholders
who are the owners. बट अगर माना जाए तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बेटा वो ही ओनर्स हैं, सारे शेयर्स के जो भी ओवरऑल हैं वही सारे ओनर्स हैं. सो इन प्रैक्टिस however in most large sized organization having a multitude of shareholders, बहुत तरह के shareholders होते हैं, the owners have minimal influence in terms of controlling or running the business. जो ओनर्स हैं बेटा वो पूरी तरह से चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो पूरी तरह से चीजों पर अपना मतलब पूरी तरह से उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, बिकॉज इट इज सो बिकॉज द शेयर होल्डर्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. क्योंकि बेटा शेयर होल्डर्स तो पूरी कंट्री में, एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज अटेंड द जनरल मीटिंग्स, और बहुत कम लोग हैं जो मीटिंग अटेंड करते हैं. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज सच एंजॉय considerable freedom in exercising their power, which they sometimes use even contrary to the interest of the shareholders. तो कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हैं. तभी उन्होंने कहा ओलिगार्किक मैनेजमेंट, कि वो पूरी तरह से अपनी मनमानी करते हैं, कि वो जो चाहें वो अपने हिसाब से सोचते हैं चीजों को. क्लियर? Yes. क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे. So last point थोड़ा समझ नहीं आया. कौन सा बेटा? अभी Oligarchy. पढ़ा ही नहीं लास्ट. अच्छा ये ओलिगार्किक मैनेजमेंट. Yes, sir. ओलिगार्किक मैनेजमेंट बेसिकली क्या है बेटा, देखो कहते हैं वैसे अगर हम थ्योरी में पढ़ें तो कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से जी डेमोक्रेटिक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे डिसीजन लेकर सारी चीजें पूछते हैं और फिर काम करते हैं, है ना? Yes, sir. यही कह रहे हैं. लेकिन कहते हैं इन रियल क्या है, कहते हैं सारे शेयर होल्डर्स तो मीटिंग अटेंड करते नहीं है, तो सारे शेयर होल्डर्स अपना ओपिनियन तो दे नहीं पाते, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मनमानी करते हैं, जो कि कई बार शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में नहीं होता, उनके अगेंस्ट होता है, और वो उस चीज को डिसीजन लेते हैं. क्लियर? Yes, So sir. dissatisfied shareholders in such a situation have no option but to sell their shares and exit the company. तो अब वहां पर जो डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर होते हैं, जो खुश नहीं होते उन सिचुएशन से, वो सिंपली क्या करते हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि भाई अपने शेयर्स बेचो और एक कंपनी छोड़ दो. तो वो क्योंकि उनके हिसाब से लिया नहीं ना डिसीजन, सो एज द डायरेक्टर्स वर्चुअली एंजॉय द राइट्स टू टेक ऑल मेजर डिसीजन, इट लीड्स टू रूल बाय अ फ्यू. एक तरह से कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर मनमानी होती है, कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपनी चलाते हैं, बाकी कोई भी कुछ नहीं करता. यहाँ तक क्लियर? कि ये बुक्स में सिर्फ कहा जा रहा है कि भाई डिसीजन सारे शेयर होल्डर्स लेते हैं, बट कहते हैं रियल में ऐसा नहीं होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी चलाते हैं. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. श्योर? Yes. Yes, yes, sir. क्लियर बेटा? अभी तक हमने कितने पॉइंट्स पढ़े, एक बार रिपीट कर दो जरा सारे. Limited सबसे पहला liability. Oh, sorry. नहीं, Complexity. complexity, information. Second, lack of. Lack of secrecy. Secrecy. Third, Impersonal. impersonal work environment. Fourth, Delay in decision. numerous regulations. Fifth, delay in decision making. Decision making. और sixth, oligarchic management. Management. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद बेटा लास्ट आया कंफ्लिक्ट इन इंटरेस्ट. कई बार बेटा क्या होता है, इंटरेस्ट कई बार जो कंफ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हो जाते हैं आपस में. देयर में बी, कहते हैं कई बार ऐसा होता है, देयर में बी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी. जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स उनको बोलते हैं बेटा जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है. क्या है कंपनी में जिनका इंटरेस्ट? सो द एम्प्लॉइज फॉर एग्जांपल may be interested in higher salaries. Employees भी obviously स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट है कंपनी में, वो चाहते हैं कि भाई उनकी सैलरी बढ़े. कंज्यूमर डिजायर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस. कंज्यूमर चाह रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट्स हमें सस्ते मिले, ज्यादा क्वालिटी हो. एंड द शेयर होल्डर्स वांट हाई रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड इंक्रीज इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स. शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि भाई उनको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले. डिविडेंड एक तरह से बेटा ऐसा होता है कि शेयर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट बोल सकते हैं वो मिलता है, उसे डिविडेंड बोलते हैं. और वो ये भी चाहते हैं कि भाई जो शेयर की वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े. सो दीज डिमांड्स पोज प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग द कंपनी एज इट ऑफन बिकम डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई सच डाइवर्स इंटरेस्ट. तो कई बार कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है
कि ऐसे अलग अलग तरह के इंटरेस्ट को सॉल्व किया जाए, तो ये कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि बेटा हर किसी पर्सन की डिमांड और डिमांड्स क्या है, अलग हैं, जिस वजह से प्रॉपर डिसीजंस नहीं लिए जाते। यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो तभी sir. पॉइंट बना है क्या, कंफ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। कई बार आपस में लोगों के इंटरेस्ट में झगड़े हो जाते हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, जिसकी वजह से कंपनी सारे इंटरेस्ट तो सेटिस्फाई कर नहीं पाती, तो बेटा वहां पर झगड़े के कारण बनते हैं। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Sir. कितने पढ़े Yes, बेटा sir. हमने टोटल? 7. 5 हमने आज मेरिट्स पढ़े और 7 हमने डीमेरिट्स पढ़े। ये हो जाएंगे कल तक याद? Yes, sir. सबसे पहले मैं एक एक करके वीडियो कॉल ऑन करके आपसे कल से यही सुनूंगा। क्लियर? Okay, sir. दूसरी चीज मेरे को याद दिलाना, कल से बेटा कल हमने ये पॉइंट्स पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन आता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए सफिशिएंट Yes, sir. है। बाय। Thank you, Yeah. sir. Thank you, sir. Thank you.